नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। सुबह 8 बजे की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन इस वक्त भी जारी है। पुतिन ने उठाया गलत कदम। जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि जो कदम रूस ने उठाया है उसमें बहुत गलत कदम है। ये पुतिन ने यूक्रेन को कमजोर समझा, यूक्रेन ने हिम्मत दिखाई, यूक्रेन ने रूस को कड़ा जवाब दिया। यूक्रेन दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया है। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। $630 बिलियन का फंड रोक दिया गया है। तो जो बाइडेन ने कहा है कि रूस को एक बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई गई है, लेकिन इतने पर हम रुकेंगे नहीं। हम आगे क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता, आगे बहुत कुछ है। ये बड़ी बातें और उनका इस वक्त भी संबोधन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जिस तरह से आज 7वें दिन भी जंग छिड़ी हुई है, इस पर अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना पक्ष पूरी तरह से साफ कर रहे हैं और यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहे हैं। But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort. और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। रोमानिया पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर भारतीयों से बातचीत उन्होंने की है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालेगी अब वायुसेना। ये बड़ा जिम्मा अब वायुसेना ने ले लिया है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान जाएगा रोमानिया, जहां से अब वायुसेना ने मोर्चा संभालते हुए भारी मात्रा में स्टूडेंट्स को भारत लाने का जिम्मा उठाया है। आज रोमानिया जाने वाला है ये एयरफोर्स का विमान। इस बीच आपको बताते हैं कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन में हालात काफी बिगड़ गए हैं। ऐसे में वहां पर पढ़ाई करने गए हुए भारतीय छात्र स्वदेश लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा ने ऐसी ही एक छात्रा से बात की और जाना कि वहां किस तरह के हालात हैं। यूक्रेन से अपने देश भारत वापस आई एक छात्रा हमारे साथ में है। लखनऊ की छात्रा है। आपका क्या नाम है और क्या कुछ वहां पर गुजरा जितने दिन आप वहां पर रहे? जी, मेरा नाम आकांक्षा है। मेरा सिटी है विनित्सा यूक्रेन में। वहाँ पर तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था ख़राब, बट और सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जैसे कि कीव, खारकीव, ये सब सिटीज़ जो रशिया से लग के हैं इसमें ख़राब था। कीव कैपिटल सिटी है तो वहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो गया था। हमारी सिटी है यूरोपियन साइड पे, तो उधर पे सिचुएशन सही था। अच्छा, वहाँ पे जब आप थे तो कब आपको पता चला कि यहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं? फिर कितना समय आपने उन हालात में गुजारा वहाँ पे? एक्चुअली हमें पता चला था 23 के शाम में कि सच में ऐसा कुछ है, रशिया विल इन्वेड कीव, और ऐसा सब पता चला। उससे पहले तक हमें कुछ भी नहीं पता था। बस घर से पेरेंट्स कॉल करते थे, बोलते थे कि न्यूज़ में ये सब आ रहा है, तो हमें लगता था कि ये सब ऐसे ही चल रहा है। बट जब 23 को आया तब हमें पता चला कि सब सीरियस है। और 24 को उधर से एयरपोर्ट पे पूरा उन्होंने इन्वेड कर लिया और जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको निकाल दिया था प्लेन से। तो तब हमें लगा कि हाँ, हालत सीरियस है। जी। अच्छा, फिर उस दौरान जब आपको लगा कि हालत वहाँ की गड़बड़ है, उसके बाद आपने क्या किया वहाँ से निकलने की कैसे कोशिश की और कैसे यहाँ तक पहुँचे? पहले तो हम सोच रहे थे कि हालत उतनी ख़राब नहीं है, बट फिर हमने सोचा कि क्या पता यहाँ पे हालत ख़राब हो जाए या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि हम निकलते हैं। तो पहले हमने ट्रेन की कोशिश की थी, बट बॉर्डर क्लोज होने की वजह से ट्रेन बंद थी। फिर नेक्स्ट डे हमने किसी भी तरीके से एक बस बुक की जिससे हम निकल के आए थे। 50 स्टूडेंट्स हम निकले थे इंडियन, खुद से हमने बस बुक की थी।
और आइए यूपी चुनाव के महासंग्राम की अब बात करते हैं। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज भी अपना दमखम दिखाएंगे मैदान पर। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं की आज जनसभाएं होने वाली है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल की तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अब ये 3 तस्वीरें देखिए आप। इस तरह से आज ताबड़तोड़ प्रचार एक बार फिर से होने वाला है बीजेपी की तरफ से। मिशन पूर्वांचल को और धार देने के लिए पीएम मोदी सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि अमित शाह चंदौली, जौनपुर में होंगे और आजमगढ़ में भी रैली करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो आज मऊ और आजमगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आएंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दिग्गज कहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा प्रमुख चेहरा बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सोनभद्र और गाजीपुर में रहने वाली है। सोनभद्र और गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। 7वें चरण के लिए यह प्रचार हो रहा है, जिसमें अमित शाह ने भी पूरी ताकत डाली हुई है अपनी पार्टी की जीत के लिए। अमित शाह गृह मंत्री चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में आज रैली करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 7वां चरण पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी की और धार देने की कोशिश है। बल्कि जेपी नड्डा आज वाराणसी में 2 बैठकों को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वाराणसी में 2 बैठकों में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आज मऊ, आजमगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से अपनी हर ताकत दिए हुए हैं इन प्रचारों में। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो मिर्जापुर और चंदौली में राजनाथ सिंह की जनसभाएं होने वाली हैं। तो इन 2 जगहों पर आप देखेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोनभद्र और भदोही में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो आज केशव प्रसाद मौर्य का भी सोनभद्र और भदोही का दौरा, जहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर में, चंदौली में और गाजीपुर में आज रैली करने वाले हैं। तो आज स्वतंत्र देव सिंह की भी 3 जगहों पर रैली, मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर में। अगर हम विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी आज जौनपुर में जनसभा होने वाली है। अखिलेश यादव आज जौनपुर में जनसभा करेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज देखिए आजमगढ़ में चुनावी रैली करने वाली है। आजमगढ़ में चुनावी रैली करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। लगातार पीछे आप देख रहे हैं चुनावों में रैली करने के साथ साथ वो रोड शो भी लगातार करती आ रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं सतीश चंद्र मिश्र की कि उनकी आज आजमगढ़ में जनसभा होने वाली है। सतीश चंद्र मिश्र आज आजमगढ़ में रहेंगे, यहां पर आज प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। ओवैसी की बात करें, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी आज भदोही में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अपनी पार्टी को भी जिताने के लिए, वोट मांगने के लिए आज असदुद्दीन भी चुनावी मैदान में नीचे प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। और इसी क्रम में पीएम मोदी मिशन पूर्वांचल को और धार रफ्तार देने के लिए 2 जिलों में आज प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज सोनभद्र में और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जगहों पर प्रचार करेंगे। तो वहीं बात करें अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो लगातार प्रचार में वो जुटे हुए हैं। आज वो 3 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे, चंदौली में, जौनपुर में और सबसे आखिर में आजमगढ़ में। तो विधानसभा चुनाव में कामयाबी का परचम लहराने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसी क्रम में सीएम योगी आज 2 जिलों में दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी मऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो आजमगढ़ जाएंगे, जनसभा वहां पर भी उनकी होने वाली है और वहां पर भी उनका संबोधन सुना जाएगा। और अब जल्दी से आपको बताते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज किस तरह से काशी में प्रचार करने वाले हैं। वाराणसी में आज नड्डा शाम को 2 बैठकें करने वाले हैं। 2 बैठकों में शामिल होंगे। पहले तमाम बिजनेसमैन जो होंगे उनको संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रबुद्ध समाज को भी संबोधित करने वाले हैं।
कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ प्रचार करने जा रहे थे, तभी खलवा पट्टी गांव में उनके काफिले पर पथराव हो गया, जिसमें 12 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी नेता जिनके काफिले पर हमला हुआ। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। तो अब यहां बताएं आपको इस पूरे हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। ये हमला समाजवादी पार्टी गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा की बेईमानी है। और अब बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया। गाड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था और इसके बावजूद एसपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोक दी। बता दें कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ईवीएम रखी गई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गाड़ी में बैठे लोग ईवीएम से छेड़छाड़ करने के इरादे से आए थे और गाड़ी के अंदर हथौड़ा और प्लास भी मिला। उसमें छेनी थी, हथौड़ी थी और ताले थे और सील थी। इसका मतलब था कि ये पूरी साजिश थी कि वहाँ ताले तोड़ करके छेनी से, हथौड़ी से और ताले लगा के नए वहाँ अंदर किसी को एंट्री करानी थी। और जो लोग साथ में उस गाड़ी में और लोग थे वो उसमें से भाग गए, जो उस गाड़ी में से थे। इसलिए ये पूरी साजिश है जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेईमानी कराने की। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि चुनाव के बाद अपोजिशन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है उसे रखाना पड़ रहा है। उसके बाद 24 घंटे बैठना पड़ता है कि कोई ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ी ना करे, और उसके बावजूद भी एक अधिकारी जिप्सी लेके घुस जाता है ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है और उसके गाड़ी में छेनी हथौड़ी पाई जाती है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो ये विश्वास खो रही है सरकार लगातार। तो देखिए, जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नतीजों की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वाद विवाद भी पार्टियों में बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। आइए अब विपक्ष की बात करते हैं। विपक्षी दलों के नेता भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश लगातार विपक्ष की भी जारी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर में जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आज आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर बाद अखिलेश यहां चुनावी रैली करने वाले हैं, तो वहीं प्रियंका भी निजामाबाद इलाके में कार्यक्रम में हैं। सतीश चंद्र मिश्रा दोपहर में जनसभा को संबोधित करेंगे।